अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक इंजीनियर अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले उसने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा। अपने सुसाइड नोट में उसने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। मृतक अतुल सुभाष सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ कई केस दर्ज कराई हैं, साथ ही भारी भरकम रकम की भी डिमांड की है। सुसाइड नोट से पहले अतुल ने एक वीडियो भी बनाया था। आपको भी रुला देगी अतुल सुभाष की यह दर्द भरी दास्तान। तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे, बट मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है इसकी। दूसरा है, और मैं अपने माँ बाप और भाई को बोलूंगा कि बिना किसी कैमरा के मेरी पत्नी या उसकी माँ या उसके किसी भी फैमिली मेंबर से बिना कैमरा पब्लिक प्लेस के ना मिले। आपका रेप केस भी लगाया जा सकता है, कोई भी केस लगाया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से अगर किसी भी बात के लिए मिलें तो पब्लिक प्लेस पे मिले। बाकी और औरतें होनी चाहिए हमारी तरफ से जो टेस्टिफाई कर सके कि कुछ गलत नहीं हुआ है, कैमरा होना चाहिए तभी मिले। दूसरा कि मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। तो ये एक है। और जुडिशियरी से मेरी एक दरख्वास्त है कि मेरे माँ बाप और भाई को इन फॉल्स केसेस में और हरास नहीं किया जाए, इसे खारिज किया जाए। और मेरे हरासर्स को और इस करप्ट जज को, और ये माधव का भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, है ना, ये भी लाखों रुपए कमाता है, तो जरूर पकड़ा जाएगा। बेसिक से कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कोई ना माधव पकड़ा जाएगा, उसके पास प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, जज के पास प्रॉपर्टी पैसा होगा एक्स्ट्रा करप्शन का, तो पकड़े जरूर जाएंगे। अगर कोई कहता 50 रुपए तो ये हर कोई देता है, ये तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने, तो ये तो सार्वजनिक बात है। अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब जो थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा इससे। मैं इस जज का कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी मेल करने वाला हूँ, और मैं अपने माँ बाप भाई से अलग से उनसे बात करूंगा लिखकर।
हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। और बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। थैंक यू। हुआ क्या था? मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं। उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर। और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर, आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट, बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहाँ बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कियों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते।